उसके बचाव में एक राज्य की मुख्यमंत्री 500,000 आदमी की भीड़ को लेकर के सीबीआई दफ्तर को घेर ली है। आप बताइए इससे ज्यादा अराजकता कहां फैलेगी? आप कल्पना करें कि केंद्र में यूपीए की सरकार होती और बीजेपी की कोई मुख्यमंत्री सीबीआई के राज्य दफ्तर पर 500,000 लठैत और गुंडों को लेकर के धावा बोल देता। ये जितने फर्जी सेकुलर है ये चिल्लाने लगते, ट्वीट पर ट्वीट आने लगते, जंतर मंतर पर प्रदर्शन फैल जाता, जेएनयू में नारा लगना शुरू हो जाता। लेकिन शर्मनाक है कि आज ये हमारे न्यायपालिका के स्तंभ सीबीआई पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई ये तथाकथित पत्रकार, तथाकथित फर्जी सेकुलर पत्रकार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इन लोगों का दुगलापन इस सब बात से उजागर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये फिरहाद हकीम और सुब्रत चटर्जी जो मंत्री हैं बंगाल सरकार में, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आरोप और विरोधी आरोप क्या लगाता है? जब ये लोग पकड़े गए हैं तो इनके पार्टी के क्या आरोप लगाते हैं कि भाई इसमें वैसे नेता भी थे जो उस समय में टीएमसी में थे, आज बीजेपी में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? तो एक बात तो साबित हो गया कि टीएमसी यह मांग कर रही है कि बीजेपी में जो नेता टीएमसी के चले गए हैं, जिनका नाम था, उनको भी पकड़ा जाए। तो यह बात तो साबित हो गया कि टीएमसी के लोग मानते हैं कि यह स्टिंग सही था, यह घोटाला सही था, हमारे आदमी घोटाला में शामिल हैं, और उसमें जो बीजेपी में चला गया है वो भी शामिल है। यही कहना चाहते हैं ना वो? तो ठीक है, कार्रवाई शुरू हुई है, टीएमसी के 4 नेता को पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, दूसरे भी पकड़े जाएंगे। तो टीएमसी भी यह तो नहीं कह रही है ना कि फर्जी पकड़ा गया है, यह तो नहीं कह रही है ना गलत पकड़ा गया है। वो तो कह रही है कि टीएमसी के नेता चोर हैं, उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन दूसरे चोर को भी पकड़िए। बिल्कुल पकड़ेंगे भाई, दूसरे चोर को भी पकड़ेंगे। आप ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि टीएमसी के 4 नेता ईमानदार हैं, निर्दोष हैं। ये टीएमसी का कोई आदमी नहीं कह रहा है। अर्थात टीएमसी मान रही है कि ये फिरहाद हकीम, सुब्रत चटर्जी, शोभन चटर्जी, मदन मित्रा ये चोर हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए हैं और ये सही हुआ है। दीदी कभी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी। वो देश विरोधी तत्व जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं, बर्मा से आए हुए हैं, ममता दीदी हमेशा उसकी सपोर्ट करेगी और उनकी भाषा, उनके सरकार का क्रियाकलाप सब इसी तरफ जा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वहां पर बिना कुछ सोचे राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन वही बात है, अभी चुनाव हुई है, अभी ये फर्जी सेकुलर पत्रकार हल्ला करने लगेंगे कि अभी जीत के आई है, अभी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। देखिए, जीत के आना ये गारंटी नहीं है कि आप शासन अच्छा चलाएंगे। यदि कानून का शासन किसी राज्य में नहीं है तो आप चाहे कितना भी जीत के आए हैं, केंद्र का अधिकार है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि लोगों ने कई बार छुपाने की कोशिश करी कि बंगाल में हिंसा नहीं हुई या कई तरीके की बातें कही गई, पर अब कहीं ना कहीं सच निकल के सामने आता हुआ दिख रहा है। जब गवर्नर वहां पर मिलने जाते हैं पीड़ित लोगों से, जो अपना दुख दर्द बताया, जिन्होंने कि घरों से निकाल कर मारा जा रहा था, हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं? आखिर छुपाया क्यों जा रहा था और जो घटनाएं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हिंसा हुई इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राज्य राज्यपाल को जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया जी। यह इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी स्टेट का गवर्नर प्राइवेट मोटरसाइकिल पर पीड़ित परिवार से मिलने गया हो। जो ही राज्य सरकार छुपाना चाहती थी, इसीलिए विभिन्न तरह की बाधा राज्यपाल के जाने में अड़चन खड़ी कर रही थी, और न गाड़ी दिया गया, न सुरक्षा दिया गया, यहां तक कि राज्यपाल पर पथराव किया गया, अराजक तत्वों द्वारा, सांप्रदायिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया कि राज्यपाल के द्वारा माध्यम से सच्चाई देश को पता नहीं चले। तो ये लोग, जो खुला तांडव हुआ है बंगाल में टीएमसी के जीत के बाद, बीजेपी समर्थकों को चुन चुन कर मारा गया है, उनके घर को जलाया गया है, बलात्कार किया गया है, और इस पर पर्दा डालने के लिए, चूंकि राज्य सरकार तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जब राज्यपाल ने अपने स्तर से चिंता व्यक्त करने की कोशिश करी, घटना स्थल पर जाने की कोशिश करी, तो वो घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। इसके लिए विभिन्न तरह का रोड़ा अटकाया गया, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, सुरक्षा नहीं दिया गया। फिर भी जब राज्यपाल मोटरसाइकिल से पहुंचे तो उन पर पथराव किया गया। यह भारत के इतिहास में किसी राज्य के राज्यपाल पर पहली घटना हुई होगी।
जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। और ये फर्जी और तथाकथित सेकुलरों के मुंह पर तमाचा है कि किस तरह से दुरंगी नीति अपनाते हैं, दुरंगी बातें ये लोग करते हैं। ये आज इन लोगों का मुखौटा उतर गया है। जी सर, क्या लोगों को जो वहां पे वायलेंस था अभी भी नहीं नजर आ रहा है कि कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है इस चीज पर? गवर्नर गए, गवर्नर के साथ ऐसी घटनाएं हुई, पर इस पर चर्चा करते हुए हमने अभी तक किसी को नहीं देखा, ना मीडिया चैनल्स या किसी को नहीं देखा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे ये चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये शूट नहीं करता है। इनको इस पे चर्चा करने के लिए पैसा नहीं मिलता है। इनको पैसा मिलता है भारत को बदनाम करने के लिए। वैसी हर चीज को चर्चा करेंगे जिससे भारत बदनाम हो। आज देखिए, आपने नारदा घोटाले की चर्चा आपने करी थी, जो सीबीआई की रेड पड़ी है। जी बोले नारदा, आज देख लीजिए क्या हुआ है। एक मुख्यमंत्री 500,000 आदमी की भीड़ के साथ सीबीआई दफ्तर में धावा बोल दी। ये घोटाला है क्या? नारदा घोटाला, आपको बताऊं, नारदा से आपको नाम स्पष्ट नहीं होगा। नारदा एक न्यूज पोर्टल है जिसने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसके रिपोर्टर थे मैथ्यू सैमुअल, इन्होंने किया था, स्टिंग किया था, जो कि 2016 में रिपोर्ट हुई थी, 2016 में दिखलाया गया था, जिसमें टीएमसी के बहुत से नेता घूस लेते हुए, पैसा लेते हुए कैमरे पर रंगे हाथों पकड़े गए थे। और इसमें जो आज जिनको पूछताछ के लिए ले जाया गया है, फिरहाद हकीम, सुब्रत चटर्जी, शोभन चटर्जी और मदन मित्रा जी, ये लोग रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए थे नारदा स्टिंग में। लालू यादव जी को जब सीबीआई गिरफ्तार करने गई थी तो वहां भी थोड़ा विरोध प्रदर्शन होने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वहीं की पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको भगा दिया था। लेकिन बंगाल में आज पुलिस भी तमाशबीन बनी हुई है, जो कि शर्म का विषय है। जी सर, कहीं ना कहीं लोग इस वक्त बीजेपी के भी लिए बोल रहे हैं कि 303 सीटें दिलाई थी और उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होना, सीबीआई के ऑफिस पहुंच जाना ममता बनर्जी का, और जो गवर्नर है उनके साथ ऐसी घटनाएं होना, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि 303 सीटें क्या धरना देने के लिए दिलाई थी इन लोगों को? ये मैंने भी देखा है। एक्चुअली अति उत्साही समर्थक इस तरह का बयान करते हैं, लेकिन हर काम उत्साह में, जोश में नहीं किया जाता है। आप कल्पना करें, सही है कि सीबीआई के दफ्तर में ममता दीदी अपने समर्थकों के हुजूम को लेकर के गई है। केंद्र सरकार चाहे तो 10 मिनट के अंदर में वहां से लोगों को खाली करवा दे, लाठीचार्ज करवा दे, केंद्रीय बल भेज दे। लेकिन आप कल समझ नहीं रहे हैं, फिर ये फर्जी और कम्युनल लोग जो हैं जंतर मंतर पर लेट जाएंगे जमीन पर। लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और फिर आप कहोगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। भाई, दोनों तरफ देखना पड़ता है। तो जो आदमी शहद से मर जाए उसके लिए हम जहर का इस्तेमाल क्यों करें? जो ममता दीदी, ममता सरकार, टीएमसी सरकार का कुकृत्य है, अपने कुकृत्यों से खुद ही धराशायी हो जाएगी। आज क्या है, ममता दीदी खुद चुनाव हार चुकी है, इतनी ही लोकप्रिय है कि खुद पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है वहां पे। जी सर, आपने बात करी ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस पहुंच जाती है अपने नेताओं के लिए भीड़ लेकर, पर वही ममता बनर्जी तब कहां गायब होती है जब वहां पर वहां की जनता को पीटा जाता है, मारा जाता है रोहिंग्याओं द्वारा, तब ममता बनर्जी कहां गायब रहती हैं? नहीं, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोहिंग्या एक वोट बैंक है ममता बनर्जी का। जो पहले अल्पसंख्यक कम्युनिस्टों का वोट बैंक होते थे, और ममता दीदी सब दिन विरोध करती थी कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आए हैं इनको बाहर किया जाए, क्योंकि वो ममता दीदी को वोट नहीं देता था, वो वोट वामपंथियों को देता था। लेकिन जब से उन लोगों ने ममता दीदी को वोट देना शुरू कर दिया है, ममता दीदी उसकी हितैषी बन गई है, उसकी समर्थक बन गई है, तो ममता दीदी का तो ऐतिहासिक बयान है कि जो गाय दूध देती है उसका लथार सहा जाता है। अर्थात जो आदमी हमें वोट देगा उसकी मार हम खाएंगे, उसकी गाली हम सुनेंगे, ऐसा ममता दीदी खुद बयान दे चुकी है। इसलिए आप बात समझिए, ममता और केंद्र इंतजार कर रही है। ये चारों पर कार्रवाई की गई है, राज्यपाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको देख रही है, रोहिंग्याओं का जो आतंक है, बांग्लादेशियों का जो आतंक है उसको देख रही है। उस सारे चीज को राज्यपाल देख रहे हैं, वो केंद्र को रिपोर्ट देंगे और केंद्र उचित समय में उचित कार्रवाई जरूर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।
जी सर, एक चीज और देखी गई कि हमने देखा कि जब बंगाल में हिंसा हुई तो इसी देश के सो कॉल्ड सेक्युलर लोग या जो आपका बॉलीवुड गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, ये सब गायब दिखे। जो लोग ये कहते थे कि इस देश में एक समुदाय को डर लगता है, वो भी गायब दिखे। पर जैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कुछ हुआ वहां पर, तो यहां से ये सब अपने बिलों से बाहर निकला। सबके ट्वीट आने लगे, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो इरफान पठान हो, सब ने ट्वीट करना शुरू कर दिया फिलिस्तीन के फेवर में। और यहां तक कि ये भी देखा गया इसी देश के शांति प्रिय समुदाय के कुछ लोग, जो इजराइल हमारे देश की इतनी मदद करता, उसके साथ ना खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन के साथ खड़े हैं वहां के लिए। पहले तो देखिए, अभी जो ताजा ताजा विवाद है इजराइल का, फिलिस्तीन का, वो वास्तव में हमास जो वहां का एक आतंकवादी संगठन है, जी उसने 1000 मिसाइल की अचानक बमबारी कर दी इजराइल पे। इजराइल ने पहले अटैक नहीं किया है, पहले अटैक हमास ने किया है और 1000 मिसाइल से किया है। 1000 मिसाइल से इसलिए किया कि इजराइल के पास ऐसा सिस्टम है कि वो मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। तो हमास ने 1000 मिसाइल भेजा कि 2 4 5 मिसाइल भी बच जाए तो इजराइल के लोग ज्यादा से ज्यादा मरे। इसके लिए अटैक हमास ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, अल अक्सा मस्जिद की बात हो रही है। वही तुर्की, जो तुर्की ने एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया है, वो अल अक्सा मस्जिद जो यहूदी का जमीन है, वो यहूदी ने अरब देशों के, अरब के शेखों से पैसा दे के खरीदा हुआ था। वो जमीन इन लोगों ने बेचा था, क्योंकि इनके पास पैसे तो कुछ थे नहीं, जब तक तेल नहीं थे तो भिखारी थे। इन्होंने बेचा था, यहूदियों ने वो जमीन खरीदा था। तो यही तो यहूदी कह रहा है कि अल अक्सा मस्जिद मेरी है। जब टर्की को आप सपोर्ट करते हो कि चर्च को मस्जिद बना दो, या तो टर्की को विरोध करो यदि हिम्मत है तो, लेकिन जी किसी भी ये तथाकथित फर्जी सेकुलर में हिम्मत नहीं है कि टर्की के विरुद्ध एक शब्द बोल दे। आपका जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है आमिर खान, जब टर्की से भारत की तनातनी चल रही थी, आमिर खान जा करके इस्तांबुल में टर्की के राष्ट्रपति से कानाफूसी कर रहा था। तो ऐसे ऐसे शर्मनाक लोग यहां बैठे हुए हैं, और इजराइल तो सिर्फ अपने बचाव में आक्रमण कर रहा है। क्या कारण है कि डेनमार्क में कोई घटना होती है, जुलूस बाहर में भारत में निकलता है। फिलिस्तीन में कोई घटना होती है, जुलूस भारत में निकलता है। आपने किसी भी हिंदू को, अफ्रीका में कोई घटना हुई हिंदू के विरुद्ध, कहीं जुलूस निकालते देखा है? किसी और देश में हिंदू के विरुद्ध कोई घटना हुई, भारत में जुलूस निकालते देखा है? फिजी में, फिजी का राष्ट्रपति हुआ करते थे महेंद्र चौधरी, भारतीय मूल के थे, हरियाणा के उनके पूर्वज मूल निवासी थे। वहां के सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया, और वो हिंदू थे। क्या भारत में कहीं देखा आपने फिजी के महेंद्र चौधरी के सपोर्ट में जुलूस निकालते हुए? आप कल्पना करें, यही यदि महेंद्र चौधरी हिंदू नहीं होते, वो दूसरे संप्रदाय के होते, आग लग जाती, लोग इतने सपोर्ट करते। तो ये तो आपको सोचने की बात है कि हिंदू एक सहनशील, एक शांति प्रिय, और मैं इसको सहनशील और शांति प्रिय भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि समय के हिसाब से आपको जवाब भी देना चाहिए, तो जवाब देने वाला होना चाहिए। तो आप जो देश बड़ा या धर्म बड़ा की बात कर रहे हैं, इसका जवाब दसियों बार दिया जा चुका है। हम लोगों के लिए देश बड़ा है, उन लोगों के लिए कौम बड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।